ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। 10 बज चुके हैं और आगे का एजेंडा के इस कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक बड़ी खबरें मेरे साथ। देश की आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित माने जाने वाली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर जेएनयू में नारेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। कल दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं दी गई थी। उसके बाद यह जमकर आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। इसी के खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी की गई क्योंकि इन दोनों को जमानत नहीं दिया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो हम आपको एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। यह वीडियो वायरल हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस का यह वीडियो जहां पर कल रात ये नारेबाजी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ की गई। वजह मैं आपको फिर से बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के मामले पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन 2 लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती, बाकी अन्य 5 लोगों को जमानत जरूर दी गई है, लेकिन इन 2 लोगों को जमानत नहीं दी गई। इसी के विरोध में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात इस तरह से नारेबाजी हुई। आपत्तिजनक नारेबाजी की गई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ। कल रात की गई एक शैक्षिक संस्थान में इस तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी की गई जिसको आप दोहरा भी नहीं सकते। ये वहां के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नारेबाजी की। मैं फिर से दोहरा दूं आपको, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 2 लोगों को जब जमानत नहीं दी उसके खिलाफ इस तरह से नारेबाजी की गई। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। नारेबाजी करने वाले अर्बन नक्सल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान, यह विरोध नहीं भारत विरोधी एजेंडा है। प्रदीप भंडारी कहते हैं यह बौद्धिक आतंकवाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा बयान, यह बौद्धिक आतंकवाद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई कल जेएनयू में, उसको लेकर के बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला किया है। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है नारेबाजी करने वाले अर्बन नक्सल हैं। यह विरोध नहीं है, यह भारत विरोधी एजेंडा है जो जेएनयू में नजर आ रहा है। प्रदीप भंडारी का आरोप, यह बौद्धिक आतंकवाद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस नारेबाजी के खिलाफ पलटवार किया गया। कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये देश विरोधी सोच है, ये टुकड़े टुकड़े वाली सोच है और इसको ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डिसेंट कहती है और कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हम इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानते, हम इसको एक अर्बन नक्सली सोच मानते हैं और यही सोच आगे चल के शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसी सोच बनती है जिसमें बुरहान वानी जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन होता है, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का महिमा मंडन होता है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की कब्र खुदने की बात होती है। ऐसी सोच इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट की होती है, बौद्धिक आतंकवादियों की होती है। जिससे ये आगे बौद्धिक आतंकवादी न बने, इससे तुरंत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन अर्बन नक्सलियों पे कार्रवाई होने से एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी देश का ना संविधान अधिकार देता है ना देश का कानून अधिकार देता है। प्रदीप जी, तो क्या बीजेपी इसके खिलाफ औपचारिक शिकायत देगी? हम इस पुलिस को इस पे ऑलरेडी जेएनयू का प्रशासन संज्ञान लेगा
और जेएनयू का प्रशासन जो इस पे कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो उसके बारे में विचार करेगा, क्योंकि ये मामला जेएनयू के अंदर का है और जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। परंतु मैं आपके जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनका इस पे स्टैंड क्या है? कल से जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई, राहुल गांधी जो सुबह से शाम तक ट्वीट करते हैं वो शांत क्यों बैठे हैं? और अभी जब इस तरीके के नारे लगे, क्या इसका राहुल गांधी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? उनको स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बौद्धिकता और तार्किकता के आड़ लेकर यहाँ पर सरकार के विरोध में जो अभियान चलाया जाता है, ये उसी की एक तस्दीक करती तस्वीर है? देखिए, ये बौद्धिक आतंकवाद का एक छोटा सा बीज है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक आतंकवादी ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के खिलाफ कब्र खुदने की बात कर सकता है। और आगे चल के आप अगर इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि इनके लिए बुरहान वानी जैसा आतंकवादी इनका मसीहा है। और यही सोच आगे चल के उमर खालिद और शर्जील इमाम की सोच बनती है, और ऐसी सोच को रोकने के लिए इस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स पे भी एक मैसेज जाए कि जेएनयू के अंदर पढ़ाई का स्थान है, एकेडमिक एक्टिविटी का स्थान है, ना कि देश विरोधी या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की कब्र खुदने की बात करने के नारे लगाने की बात करना। प्रदीप जी, तो ये तमाम तो अपने पक्ष में ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं तभी सवाल पूछना जानते हैं। पढ़े लिखे तो डॉक्टर भी थे जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट करने की प्रयास किया, पढ़ा लिखा तो उसामा बिन लादेन भी था जिसने 9/11 किया, पढ़ा लिखा तो जाके हाफिज सईद भी अपने आप को कहता है जिसने 26/11 करा। तो भाई आप पढ़े लिखे हो, एकेडमिक हो, डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो, अगर आप बौद्धिक आतंकवाद को आगे जन्म देना चाहते हो या देश विरोधी बात करोगे तो फिर आप पे कानूनी रूप से ही कार्रवाई होगी। तो जेएनयू प्रशासन से आपकी बात हुई है, वहां पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, जेएनयू प्रशासन, ये वीडियो एबीपी न्यूज पे दिखा होगा, ये जेएनयू प्रशासन इस पे त्वरित जो है कार्रवाई करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और पूर्व में भी हमने देखा है कि जेएनयू प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उचित कार्रवाई करी है। मेरी सहयोगी अपर्णा मुअज्जम बात कर रही थी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से। आपने सुना उन्होंने क्या कहा इस मसले पर। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने इसी जेएनयू कैंपस में वहां के स्टूडेंट से बात की। आपको सुनवाते हैं वहां के छात्र क्या कह रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गृह मंत्री और अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। कौन थे वो लोग और क्या था उनका मकसद? सबसे पहले सर, ये आप जेएनयू में आए हैं तो जेएनयू वामपंथियों का गढ़ रहा है, जो हर बार सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करती है। लेकिन कल जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो देश की अपेक्स बॉडी है, उसके द्वारा शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल डिनाई किया गया, जो देश की विरोधी ताकतों को कंस्पिरेसी में शामिल थे, उनको 5 साल जेल में रहने के बाद कल फिर से डिनाई कर दिया। होना भी चाहिए, इसका मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। इसके विरोध में जेएनयू एसयू जो चुन के आए हैं, इस बार जो स्टूडेंट यूनियन में चुन के आए हैं, उनके द्वारा शर्जील इमाम और उनका बेल को नहीं मिलने की वजह से उस विरोध में उन्होंने कल साबरमती ढाबे पे इकट्ठा होकर पुतला दहन किया और उन्होंने देश विरोध, हमारे देश के मोदी और शाह जो हैं इनके खिलाफ नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की। और ये वही हैं जो हर बार देश विरोधी जितने भी कंस्पिरेसी होती है उनके साथ हमेशा खड़ा होते हैं, तो इनके लिए ये नया नहीं है। क्या मांग है फिर प्रशासन से आपकी? आप जेएनयू में ही पढ़ते हैं? हाँ, मैं जेएनयू का ही छात्र हूँ, मैं BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या मांग है फिलहाल अभी? सबसे पहले ये जो जेएनयू जो कल नारेबाजी हुई है, इस पर जेएनयू प्रशासन को सोचने वाली बात है कि हर बार क्यों देश विरोधी ताकतों के साथ सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट, जो जेएनयू एसयू वामपंथी ही खड़ा क्यों होते हैं? तो सोचने की बात है, क्योंकि बार बार एक ही जगह से हर बार देश विरोधी, या शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, देख ले, ये पढ़ लिख कर जिस देश में खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो ज़रूरत है इनकी प्रॉपर कार्रवाई होने की। तो सीधे तौर सुशील पांडे बात कर रहे थे अभी जेएनयू के छात्रों से। सुशील मेरे साथ लाइव हैं, जेएनयू कैंपस से सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास चलता हूँ। सुशील, आप वहाँ गए हैं, जेएनयू के छात्रों से आप बात करके बता रहे थे मुझे। पहले तो आप ये बताएं कि आइडेंटिफाई किए गए स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट यूनियन के थे और क्यों उन्होंने इस तरह से नारेबाजी की। साथ ही ये भी बताएं कि क्या जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है अब इस पे? आशीष जी, देखिए सीधे तौर पर एबीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू से, मनीष, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष से बात कर लेते हैं।
जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई हुए? वो कौन से थे, किस पार्टी से थे, कुछ आइडेंटिफाई हुआ? वो JNUSU के मेंबर है और उसके साथ में जो वामी इकोसिस्टम है उसके लोग हैं जो उस प्रोटेस्ट को वहाँ लीड करते हैं और उसमें देश विरोधी नारे लगते हैं। उसके साथ में वो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले शर्जील इमाम हो गया, उमर खालिद हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत देश से अलग करने की बात करते हैं, उनके समर्थन में वो नारे लगाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉलो करके किया जाता है, वो उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो नारेबाजी करते हैं, ये वही लोग हैं जो झोपड़ी भी जलाते हैं और बाद में मातम भी मनाते हैं। ये वही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ जैसे आंदोलन भी चलाएंगे, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट या मार्च करने वाले ये वही लोग हैं। मनीष, पहचानते हैं आप? वीडियो में किसी को आपने पहचाना कि वो स्टूडेंट कौन है? JNU के ही स्टूडेंट हैं या बाहर के स्टूडेंट? कुछ उसमें बाहर के स्टूडेंट्स भी है और कुछ उसमें JNUSU के जो पदाधिकारी है, अभी प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, ये उसमें मौजूद हैं। क्या आप लोग JNU प्रशासन या दिल्ली पुलिस से इस पूरे वीडियो को लेकर शिकायत करेंगे? प्रशासन से मिले अभी आप लोग? हम इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में भी और JNU प्रशासन में भी इसकी शिकायत करेंगे और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो इसकी मांग करेंगे। ये जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए इनकी जो ममता जाग पड़ती है, ये वही उमर खालिद और शर्जील इमाम है जो अफजल गुरु को जब फांसी दी गई भारत के संविधान के तहत, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसके समर्थन में ये नारे लगाते हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा, ऐसे नारे लगाते हैं। और उसके बाद में ये वही लोग हैं जो सुशील, आपने बात की, हमने देख लिया, इन्होंने विस्तार से किस तरह से बताया। हालांकि देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन जब आप इस तरह के नारे लगाते हैं तो कम से कम JNU के स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि आप इसको भी तो फैक्टर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर्स माना था। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात सीधे करते हैं बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या से हड़कंप मच चुका है। बीते 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या, मोनी चक्रवर्ती नाम के हिंदू कारोबारी का कत्ल किया गया। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। मोनी चक्रवर्ती पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। 2 वारदात, बांग्लादेश के जैसोर जिले में राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी गई। पत्रकार राणा प्रताप की हत्या, 2 हत्याएं पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में। मोनी चक्रवर्ती और पत्रकार राणा प्रताप, 2 हिंदुओं का वहां कत्ल कर दिया गया है। बांग्लादेश में इस तरह से हत्या करने का सिलसिला रुक नहीं रहा। बार बार वहां की सरकार दावे भले कुछ और करे, लेकिन वहां देखने को कुछ और मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 10 बजे बांग्लादेश में नरसिंदी जिले के पोलाश इलाके के चोर सिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक धारदार हथियारों से हमला कर दिया। तस्वीरें हम आपको 3 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मोनी चक्रवर्ती की हत्या से पहले बांग्लादेश में पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को भी गोली मार दी गई। गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। जेसोर जिले के मनीरामपुर इलाके में बीती शाम करीब 6 बजे राणा प्रताप को बदमाशों ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतारकर वहां से भाग गए। ये आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर देश में गुस्सा लगातार जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग की है। बांग्लादेश तो जैसे हिंदुओं का कब्रगाह बन गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से जिहादियों का शासन खुलेआम चुनौती देकर के, दुनिया को चुनौती देकर के काम कर रहा है, वो बेहद गंभीर है। इस पर विराम लगना चाहिए और मैं कहूँगा जितनी भी अड़ोस पड़ोस की सरकार हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ये हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, दुराचार, पापाचार और अत्याचार हो रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये अब सहन करने की सीमा से बाहर हो रहा है।
और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़े हैं। नीरज, खालिदा जिया के बेटे वापस आते हैं, इंटरिम सरकार अभी वहाँ है, 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके बाद उम्मीद थी लोगों को कि थोड़ा बहुत कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन एक के बाद एक हिंदुओं को हत्याओं का सिलसिला जारी। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल आशीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से खालिदा जिया की ने देश छोड़ा है, उनका तख्ता पलट हुआ है, तब से हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तब से पूरे बांग्लादेश में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरफ से ठप है। एनआरकी अगर हम लोग कहें तो एनआरकी स्टेट इस वक्त जो है बांग्लादेश बन चुका है, खास तौर से माइनॉरिटीज़ और उसमें भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो घटनाएं जो आपने बताई जो पिछले 10-12 घंटे में हुई हैं, वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे थे। लगातार दीपू दास का हमने देखा कि किस तरह से उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा हमने देखा कि एक हिंदू महिला जो एक विडो थी, उनके साथ भी जो है यौन उत्पीड़न का मामला भी सामने आया है। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं हिंदू समुदाय से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की घटनाएं हम लोग लगातार देख रहे हैं। और जो यूनुस सरकार है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी, नोबेल पीस प्राइज़ विजेता हैं, जिनसे ये माना जा रहा था कि वो शांति लेकर आएंगे, जो बदलाव लेकर आएंगे बांग्लादेश में लेकर आए, वो लगता नहीं है। और अब सबकी निगाहें 12 फरवरी के उन चुनावों पर हैं, जिसमें अगर तारिक रहमान जीत कर आते हैं या बीएनपी पार्टी जीत कर आती है, तो उससे क्या हिंदू जो है माइनॉरिटीज़ वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पाएंगे या उनको सुरक्षा दे पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त भारत के सामने और पूरी दुनिया के सामने है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में जानकारी देने के लिए। हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर इस तरह से हत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा, इसको लेकर चिंताएं जारी है। अब आगे बढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन आज किया जाना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि SIR प्रक्रिया के तहत करीब 2,79,00,000 वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही करीब 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई पता ही नहीं चल पाया है। वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी किया जाना है। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के SIR की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 2,79,00,000 वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में आ जाएगा वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। 80 लाख लोगों के बारे में यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ पता ही नहीं है। आज आने वाला है वोटर ड्राफ्ट लिस्ट और इसको लेकर के काफी लोगों में जिज्ञासा है। 6 मार्च को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट और आज ये जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक 2,79,00,000 लोगों के नाम कटने हैं। और हमारे साथ इस खबर पर विवेक सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, आज ये सूची सामने आने वाली है, काफी जिज्ञासा होगी राजनीतिक दलों में। अखिलेश यादव तो पहले ही इस पर हमला कर चुके हैं। जब बिल्कुल देखिए, आज 3 बजे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है नवदीप रेणुआ, वो लखनऊ में लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मतदाता सूची की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो आज पब्लिश होगी। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने वाली, लेकिन जो सूत्र जो बता रहे हैं कि 2,89,00,000 लोगों के नाम इसमें कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के अखिलेश यादव कई बार तंज भी कस चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये फाइनल सूची नहीं है। अभी 1 महीने का समय मिलेगा, कल से लेकर के 6 फरवरी तक का दावे और आपत्तियां लोग अपनी दाखिल कर सकते हैं और उसके आधार पर एक जो नई लिस्ट जो आएगी, जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, वो 6 मार्च को पब्लिश होगी। यानी कि अभी 2 महीने का वक्त है। लेकिन आपको बता दूं कि अखिलेश यादव इस पर लगातार जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उस बीच में उन्होंने SIR को NRC जैसी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि SIR एक तरीके से NRC जैसा है। NRC हालांकि गृह मंत्रालय करता है, लेकिन सरकार जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से SIR को NRC जैसा काम करा रही है। और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर NRC नहीं है तो डिटेंशन सेंटर क्यों बनवाया? क्योंकि हमने देखा कि जब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर के सीएम ने एक्शन की बात कही तो उस दौरान उन्होंने डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही थी। विवेक, तो समाजवादी विवेक बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। SIR के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा है कि ये जो SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है वो असल में NRC का ही दूसरा रूप है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर और भी बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि उसका बुनियादी चरित्र ही लोकतंत्र विरोधी है। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर के। अखिलेश यादव पहले भी काफी वोकल रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। SIR पर अखिलेश यादव बोले, जो हम आपको बता रहे हैं।
समाजवादी पार्टी एसआईआर को एनआरसी का नाम दे रही है तो बीजेपी अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि अब चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के बस की बात ही नहीं है। भाजपा का बुनियादी चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। अगर एसआईआर के जरिए एनआरसी नहीं कराने की मंशा अगर है तो उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए गए? अखिलेश यादव जी जनता के मिजाज को भांप रहे हैं। वो जान रहे हैं कि चुनाव जीतना उनके बूते की बात नहीं है, इसीलिए बार बार हर तरीके से निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपकी राजनीति जरूर खत्म हो जाएगी। विवेक, पहले अखिलेश यादव ने, मुझे याद है अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि ये तो जो जितने लोगों के नाम इसमें कटने हैं ये तो प्राइमरीली 85% करीब बीजेपी के ही वोटर्स हैं, और अब आज वो इस तरह से पलटवार कर रहे हैं। कहीं कोई घबराहट है क्या? देखिए, बिल्कुल बयानों में तमाम उलटफेर पिछले 2 महीने में देखने को मिला है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी उस दौरान ही इसको लेकर के तमाम आपत्तियां थी। इसको लेकर के ये था कि बिहार में बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे गए और उत्तर प्रदेश में भी कहीं वही साजिश है, इस तरीके की बातें अखिलेश यादव कह रहे थे। हालांकि उसके बाद जब एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई तो हमने देखा कि उन्होंने पीडीए प्रहरी बनाने की बात कही और उन्होंने कहा कि पीडीए प्रहरी जाकर के बूथों पर लोगों के वोट बनवाएंगे, उनके जो नाम है वो दर्ज कराएंगे। एक समय ऐसा आया जब मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि अभी जो लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम इसमें नहीं शामिल हो पर वो भाजपा के वोटर हैं, और तब अखिलेश यादव ने टिप्पणी करी कि देखिए हमने तो अपने वोट बनवा लिए और भाजपा के वोट जो है वो कट रहे हैं। इस तरीके की बातें निकल के सामने आई। लेकिन अब जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है उस दौरान अखिलेश यादव, क्योंकि वो शुरू से ही एसआईआर का विरोध कर रहे थे और अब एसआईआर को एनआरसी जैसा कहते हुए वो अपना तर्क दे रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो आने वाले समय में नुकसानदायक होंगे। हालांकि और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो एनआरसी और डिटेंशन सेंटर को एक बराबर ले आकर कह रहे हैं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को हटाने के लिए इसको बनाने की बात कही गई तो उनका कहना है कि अगर एनआरसी ही जैसा है, क्योंकि डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा की इस पर प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से ये चीज़ें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वो ये मान चुके हैं कि आने वाले चुनाव में वो नहीं जीतने वाले हैं और वो इसी कारण इस तरीके की जो बातें वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्म है। भाजपा और सपा दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एसआईआर जब से शुरू हुआ तब से लगातार, भाजपा को छोड़ दें तो अन्य जो राजनीतिक दल है वो लगातार इसका विरोध इसी तरीके से कर रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या में जो वोटर काटे जाएंगे, वो वोटरों के नाम काटे जाएंगे, वो इन लोगों के हो सकते हैं, विपक्ष के लोगों के हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी आज ड्राफ्ट सूची आ रही है और अभी 2 महीने का वक्त होगा, यानी कि अंतिम जो सूची होगी वो 6 मार्च को होगी। पर एसआईआर के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी 4 करोड़ वोटरों के कटने की बात कही तो उन्होंने अलग अलग बैठकें इसको लेकर करें। आपको बता दूं कि जब एसआईआर की सूची को लेकर विवेक नजर रहेगी, 3 बजे ड्राफ्ट लिस्ट आनी है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी आप जरूर देंगे। एसआईआर पर राजनीतिक जंग जारी है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्दी का मौसम है, पूरे उत्तर भारत में शीत लहर चल रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ी राज्यों की 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड की है, ध्यान से देखिए। ये 3 तस्वीरें पहली उत्तराखंड की है, जहां केदारनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आएगी। यहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। केदारनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियां बर्फ में ढकी दिखाई दे रही हैं। आप देखें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली की है। यहां भी जमकर बर्फ पड़ी हुई है। सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी के चलते खिले दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों से लोग पहुंचते हैं, बर्फबारी हो जाए तो लोग वाकई इसे देख करके खुश होते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर बता दूं आपको, जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। यहां भी इतनी बर्फबारी पड़ी है, यहां बर्फबारी हुई है, सड़कों पर मोटी परत जमी हुई है। ये देखिए केदारनाथ की तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर जितनी भी वहां पर आप देखिए, जितने भी वहां पर आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी जो केदारनाथ धाम मंदिर के इर्द गिर्द है, उन पर किस तरह से बर्फबारी हुई है। सफेद चादर, खूबसूरत तस्वीर। जो लोग वहां दर्शन करने गए होंगे, जो वहां पर होंगे, देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे कैसे लोग वहां पर। ये सोलांग की तस्वीरें, हिमाचल की। लोग वहां पर, पर्यटक जो इस वक्त पहुंचते हैं अपने अपने परिवारों के साथ, वो देखिए किस तरह से बर्फ के साथ वहां पर खेल रहे हैं। तस्वीरें कितनी खूबसूरत। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है
वादी कश्मीर जन्नत का नजारा। आप देखें सामने कितनी खूबसूरत तस्वीर। हालांकि बर्फबारी बहुत हुई है, रास्तों से बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है। ये जो चेन वाली गाड़ियां होती हैं उनको लगाया जाता है बर्फ को हटाने के लिए, ताकि पर्यटकों का आना जाना स्मूथली हो सके। पूरा जम्मू कश्मीर में इस तरह से बर्फबारी हो रही है और हम आपको ये तस्वीरें पुंछ से दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड किस तरह से फैल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आप सभी को याद होगा उत्तराखंड में कुछ अरसे पहले एक बच्ची की बड़ी बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई थी। वही अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। राज्य के मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी 1:30 बजे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, अंकिता भंडारी केस में उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगातार कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब आज देखना दिलचस्प होगा। इस बात की संभावना प्रबल है कि खुद मुख्यमंत्री जब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो संभव है कि वो सीबीआई जांच का ऐलान करें। अंकिता भंडारी का मर्डर केस वहां की राजनीति के केंद्र में है। 18 सितंबर 2022 को यह बच्ची लापता हुई थी, आपको बता दें। शव बरामद हुआ था 24 सितंबर 2022 को। अंकिता भंडारी का एसआईटी का गठन किया गया था 24 सितंबर 2022 को इस मामले को लेकर। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई थी अदालत में 28 मार्च 2023 को। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तारीख थी 30 मई 2025। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कब क्या क्या हुआ वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिसमें 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। 30 मई 2025 को ऋषिकेश के रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी अंकिता भंडारी। 18 सितंबर 2022 को फिर से दोहरा दूं, अचानक ये लड़की गायब हो गई थी। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकिता भंडारी को लेकर 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव बरामद किया गया था। अंकिता भंडारी मर्डर केस की ये कुछ प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं। आज इसी को लेकर के 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब इस वक्त उड़ीसा से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बताते हैं। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर है जो एबीपी न्यूज पर हम आपको उड़ीसा से बताने वाले हैं। ब्रेक के पहले, माफ कीजिए, इस खबर से पहले हम आपको उत्तराखंड की खबर बता रहे थे। अब उड़ीसा की बड़ी खबर बताते हैं। उड़ीसा के स्कूल में एक छात्र ने 4 साथी छात्रों को जला दिया है। चारों छात्र पूरी तरह से झुलसे हुए गंभीर हालत में उड़ीसा के रायगढ़ के उड़ीसा के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बड़ी खबर है, उड़ीसा के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात। स्कूल में एक छात्र ने 4 साथी छात्रों को जलाया है। चारों छात्र बुरी तरह से झुलस गए हैं, हालत गंभीर बनी हुई है। उड़ीसा के रायगढ़ के बिसम कटक में खौफनाक घटना हुई है एक स्कूल में, जहां एक स्कूली छात्र ने अपने 4 साथी छात्रों को जला दिया है और चारों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, पूरी तरह से झुलसे हुए हैं। अभी तक की जो जानकारी आई है, उड़ीसा के, फिर से दोहरा दूं, रायगढ़ के बिसम कटक में यह खौफनाक घटना हुई है। उड़ीसा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात। एक छात्र ने अपने ही साथ पढ़ने वाले 4 को स्टूडेंट, जो छात्र साथ में पढ़ते हैं, उनको ऐसा जला दिया है कि वो बुरी तरह से झुलस गए। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उड़ीसा के रायगढ़ के बिसम कटक में खौफनाक घटना ये जो सामने आई है, किस स्कूल की वारदात है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उड़ीसा की घटना है, उड़ीसा के रायगढ़ के बिसम कटक में ये खौफनाक घटना। एक छात्र ने, फिर दोहरा दूं, चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। अपने साथ पढ़ने वाले 4 सह छात्रों, यानी एक साथ पढ़ने वाले अपने 4 और साथियों को जला दिया है, जो बुरी तरह से बेचारे झुलसे हुए हैं और उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन की तरफ से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालत गंभीर बनी हुई है इन छात्रों की। उड़ीसा के रायगढ़ के बिसम कटक की ये खौफनाक घटना। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।